तो बीमारियों के हवाले से बात होती है, लेकिन ये कि जो लोग हो चुके हैं बीमार या जिनको हमें थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट करना है, उनके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आपके बहुत ही फेवरेट डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, साथ में ही ये एलर्जीज और न्यूट्रिशन उसके भी स्पेशलिस्ट हैं। इनसे आप बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है। थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का बुलाने का। कराची की सर्दी कैसी लग रही है आपको? बहुत तेज हो गई है ना, ज्यादा हो गई है ना। वैसे आपने कभी सोचा था हवाओं के साथ चल रही है? अच्छा, ये चीज मैं इसीलिए आज आपके साथ जो सब्जेक्ट लाना चाह रही हूँ ना, वो लाना चाह रही हूँ एलर्जीज और एस्थेमिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी, इसलिए कि हम कराची वालों के साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज, ये भी फॉर्चुनेट भी है और अनफॉर्चुनेट भी। फॉर्चुनेट हमारी गर्मियों में होती है कि हवा चलती है तो हमें ज्यादा गर्मी नहीं मिलती, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस वक्त हो जाती है कि जब सर्दी होती है और हवा चलती है, वहां पर मसाइल ज्यादा खड़े हो जाते हैं। तो हम उस हवाले से भी बात करेंगे। और बाकी इलाकों में हमने ये देखा है कि वहां पर हवा नहीं चलती, सर्दी का बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। तो जरा बताएं कि आजकल ये एलर्जीज और नाक बंद लोगों को, मैं हर दूसरे बंदे को देख रही हूँ तो वो मास्क भी नहीं पहनते, वो कहते हैं हमारा दम घुटता है, जो सांस नहीं आ रहा होता, हम इस वजह से मास्क नहीं पहनते। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो सामने आ रहे हैं, तो इसके हवाले से जरा बताइएगा। होता ये है कि मेन प्रॉब्लम है डस्ट। जब हवा चलती है, और कराची में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सफाई का। सफाई यहाँ पे शायद 20-30% होती होगी, और प्लस साथ में जो हवा के साथ डस्ट उड़ती है उसमें जितने भी एलर्जीज वाले पेशेंट होते हैं जिनको बहुत मामूली सा भी इफेक्ट ऑफ साइनस होता है या पोस्ट नेजल ड्रिप होती है, जैसे उर्दू में कहते हैं नजला गिरना जैसे कहते हैं, हाँ। उनको एकदम जो है वो सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, उससे ब्लॉकेज हो जाती है नेजल की, साइनसेस की। इसकी वजह से जब यहाँ पे फेरेंजाइटिस होता है, मतलब गले में जब नजला गिरता है तो यहाँ पे फेरेंजाइटिस होता है। फेरेंजाइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो कफ के और बलगम के बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम अगर आप दूसरे इलाकों में चले जाएं, मरी में या सुहात में या इधर उधर चले जाएं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है पौधे लगे हुए हैं, उससे डस्ट कंट्रोल हो जाती है। और वहाँ पे जब बर्फ भी गिरती है और जब हवा भी चल रही होती है, अगर वहाँ पे हवा चलती है और बर्फ भी गिरती है और ठंड भी है और बर्फ नहीं भी गिर रही है और सिर्फ ठंड है, तब भी आपको वहाँ पे नज़ला खांसी नहीं होता, ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाते हैं। इवन दो के लाहौर की सर्दियों में भी आप बीमार ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे डस्ट कंट्रोल बहुत है। तो आपको डस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो दरख्त करते हैं, यहाँ पे दरख्त कट जाते हैं, यहाँ पे दरख्त लगाने वाला कोई नहीं। अगर आप बाहर अभी यहाँ गेम शो के बाहर जाएं और खड़ी हो जाए 10 मिनट, तो यू विल फील के एलर्जी शुरू हो गई है, स्नीजिंग शुरू हो गई है, नजला शुरू हो गया है। चाहे आपको नजला हो या ना हो, डस्टी वेदर में आप वैसे ही बीमार हो जाते हैं, वैसे फील होने लग जाता है फौरन। तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस ये ज्यादातर इन आम लोगों को शुरू हो जाता है, और जिनको अस्थमा होता है उनको ब्रोंकोलाइटिस के साथ फौरन अस्थमा शुरू होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो है हर कॉमन इंसान को भी चीज हो सकती है इस वक्त, इस वेदर में। बिल्कुल। तो फिर ये अपना ख्याल रखने का भी पहले तो हम, और फिर पहले हम ऐसा करते हैं इलाज की तरफ आते हैं, और फिर हम इस पे जो है हम आएंगे। पहले प्रिवेंशन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन में मेन चीज तो ये है कि जैसे कोरोना ने हमें बहुत अच्छा सिखा दिया कि मास्क पहने। सबसे ज्यादा आपने कहा कि कुछ लोगों को होता है कि मास्क से सफोकेशन होती है, तो मास्क बहुत डिफरेंट टाइप के भी आ रहे हैं। अब कुछ मास्क जो फिल्टर वाले आते हैं उसमें ब्रीथ आराम से ले सकते हैं। उसमें सिर्फ एक नुकसान ये है कि अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं तो आप किसी को उस फिल्टर के थ्रू वायरस दे सकते हैं, बट आप वायरस नहीं ले सकते, आप डस्ट नहीं ले सकते, आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। Okay. वो वाले वायरस, वो जो फिल्टर वाले होते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। दैट इज वेरी गुड और वेरी इफेक्टिव भी हैं, और उससे डस्ट प्रोटेक्ट भी हो जाती है। सेकेंडली, आप दूसरा बड़ा अच्छा एक होम रेमेडी है जो मैंने बहुत पुराने वक्तों में सीखी थी और मैं बार बार सबको बोलता हूँ, जो जादू कहलाती है, वो है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एलर्जीज को कंट्रोल करने के लिए जो सादी सी एक पेट्रोलियम जेली आती है, वेजलीन या पेट्रोलियम जेली, वो आप हर अपने पर्स में हर जगह पे जो है रख लेना है, और बार बार हर थोड़ी देर बाद वेजलीन टच करना है। अच्छा, नॉस्ट्रल्स के अंदर तो नहीं डालना? नॉस्ट्रल्स के अंदर हल्का सा। तो इससे एक फायदा ये होगा कि देखिए वेजलीन क्या होता है, बहुत गाढ़ी सी होती है। वो क्या करता है, वो आपकी एलर्जी जो डस्ट होती है उसको जाने से रोक देता है, डस्ट को। अच्छा, जब डस्ट जाने से रोकती है तो आपको सफोकेशन नहीं होती। दूसरा ये करता है, वो वेट रखता है अपने नाक को। जैसे अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है वेट, तो इस मौसम में बहुत ज्यादा हो रहा होता है। मैंने बड़े बुजुर्गों का एक और चीज
चीज भी सुनी थी कि वो कहते थे कि सरसों का तेल लेके चिच्ची उंगली पे फिर उसको आप बिल्कुल लगा वो भी कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, ये आप भी नाक के अंदर लगाएं, उससे भी अच्छा। सरसों के तेल में एक अफादियत ये है कि थोड़ा सा जलता है जब अंदर, आप जब फील करते हैं जैतून का या जब नाक में लगाते हैं थोड़ा सा इची फील होता है, थोड़ी देर इरिटेट होता है। इसके बाद फौरन ऐसा लगता है कि आपकी जो नाक जो है पूरी खुल गई है, तो और डस्ट प्रोटेक्ट भी हो जाता है। लेकिन वेजलीन को जिस तरह मैंने इफेक्टिव देखा है, जो वेजलीन गाढ़ा होता है तो वो जाके जो है डस्ट पार्टिकल्स को फौरन रोक देता है। और वेजलीन आप अपने बैग में रख भी सकते हैं, आप ऑयल रख नहीं सकते, दैट्स द प्रॉब्लम। हर वक्त जिनको बाहर रहना है वो कैसे रखेंगे? और जिन लोगों को मैंने ये होम रेमेडी बताई है, यानी वाकई में नाज़िया इट्स अ मिरेकल, दिस इज ब्लेसिंग। और इससे बहुत सारे लोग वैसे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो आप जब बाहर खड़े हुए हैं, कहीं डस्ट वाले इलाके में जा रहे हैं, या आपको लगता है कि डस्टी वेदर हो रहा है, आपने वेजलीन यूज करनी है, आपको लगेगा कि इट विल अफेक्ट अ लॉट। ओके, दैट्स रियली गुड एक्चुअली। अच्छा, ये कवरिंग कर देता है बेसिकली, बिल्कुल कवरिंग कर देता है। अच्छा, दूसरा ये कि वो आपने एक कहवा बताया था जब हमने शो शुरू नहीं किया था, बड़ा जबरदस्त था, वो भी जरूर बताएं। जब भी एलर्जीज का प्रॉब्लम होता है तो कहवा लोगों को मैं जरूर प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जितनी भी एलोपैथिक ड्रग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि इसमें साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा है। जितनी भी आप एंटी एलर्जीज लेते हैं या जो भी लेते हैं, उसमें सबसे खतरनाक चीज होती है कि आप ड्राउजी रहते हैं, नींद आने लगती है, आप एक्टिव नहीं रहते। चाहे वो अगर मेडिसिन नॉन सेडेटिव मेडिसिन भी है, तब भी आपको वो जो सेडेशन है वो आती है। तो बेहतर ये होता है कि यू शुड टेक कहवा। शहद में अगर आप अदरक और प्याज के ड्रॉप्स मिला के ले लें, वो भी एक एंटी एलर्जी का। अदरक और प्याज के ड्रॉप्स होते हैं, दैट वर्क्स अ लॉट। यानी वाकई में यानी एक जादू है वो भी। वो कफ और स्नीजिंग के लिए, एंटी एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा एक कहवा जो है, जो मैं खुद भी पीता हूँ और लोगों को भी प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो है आपने अदरक का पानी लेना है, उसको अच्छी तरह बॉईल करना है। ठीक है। उसमें आपने थोड़ी सी अजवाइन और ट्यूमरिक मिला के हनी से स्टायर करके और आपने वो पी लेना। यकीन करें कि वो भी एक, जिनको पोस्ट नेजल ड्रिप यानी जो नज़ला गिरने की शिकायत है, जिनको एलर्जीज के प्रॉब्लम है, जिसमें नज़ले का ज्यादा शुमार होता है या बलगम यहाँ पे फंस रहा होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अदरक का पानी लेना है, नॉट अदरक को बॉईल नहीं करना। अदरक को बॉईल करना, बॉईल कर लें। अच्छा, ठीक है, अदरक को बॉईल कर लें। अच्छा, उसी में अजवाइन और वो भी बॉईल कर लें। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी आपने ट्यूमरिक मिलानी है। ठीक है। और वो जो है आपने सिर्फ फिर हनी से स्टायर करके बस पी लें, गरम पी लें, तो दैट वर्क्स अ लॉट। और मैंने वाकई में देखा है वो काम करता है। ऑलराइट, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है नाज़िया कि आपने सबसे ज्यादा इस मौसम में जो है, जिसमें खुश्क हवा चल रही हो, एक तो ह्यूमिड लेवल का ध्यान रखना होता है आपके रूम के अंदर, क्योंकि हवा का तनासुब जब कम होता है तो डस्ट पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं। तो 10 ग्राम भी डस्ट होगी और आपको एलर्जीज है तो वो आपको सफोकेट करेगा और एलर्जीज कराएगा। तो ये एक तो ह्यूमिडिफायर। दूसरा, हर थोड़ी देर बाद अगर आप घर पे हैं, ऑफिस में तो तब तो नहीं ले सकते, लेकिन जब घर पे हैं तो आपको स्टीम बहुत अच्छी लेनी है। बच्चों को भी दें, आप भी लें। इससे स्टीम से बहुत फर्क पड़ता है, और स्टीम से जितने भी साइनसेस हमारे वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, और इससे जो म्यूकस होता है, जो हमारे बलगम अंदर जम रहा होता है, वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, थिनर हो जाता है, और वो आप इजीली फिर आप उसे स्पिट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है, जिस तरह मेरे साथ खुद के साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी एंटी एलर्जी लूं तो ये सारा ब्लॉक हो जाता है। व्हेन इट ब्लॉक्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ज्यादा होने लग जाता है। तो फिर ये है कि वो स्टीम जो है उसको वो पर स्टीम का एक तरीका होता है, प्रॉपर कोई तरीका भी बता दें तो बहुत अच्छा है। स्टीम का तरीका एक तो ये होता है कि जो पुराने वक्त में लोगों ने जो हमें सिखाया है, तो इसमें बेस्ट ये होता है कि आपने पानी लें, पानी के अंदर 7 लौंग डालें, और रॉक सॉल्ट आता है, जो आपको जो ऑरेंज वाला एक जो सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट, वो आप डालें उसमें, क्रश करके या वैसे ही डाल दें। और उसको अच्छी तरह बॉईल करें। बॉईल करने के बाद आप स्टीम लें, आपको खुद फील होगा कि यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। ओके। तो वो भी बहुत अफाका करता है। अच्छा, वो रॉक सॉल्ट का एक वो जो है वो लैंप भी लेकर रख लेते हैं, तो वो कोई इफेक्ट करता है या नहीं? वो इफेक्ट नहीं करता। वो बेसिकली आपको बात बताऊं, अब मैं आपको उसका एडवर्स इफेक्ट बताता हूँ। अब जैसे इस मौसम में अगर आपने रॉक सॉल्ट लेके अगर आपने रूम में रखा है, वो डीह्यूमिडिफिकेशन करता है। बेसिकली जहाँ ह्यूमिड लेवल ज्यादा होता है, हाँ, वो कम कर देगा, उसको कम करता है।
तो अगर आप ह्यूमिड लेवल वैसे ही आपका कम है तो ह्यूमिडिटी वैसे ही कम हो जाएगी रूम के, और फिर और डस्ट बढ़ जाएगी। ऑलराइट, अच्छा जो आपने बताया स्टीम आपने बताया 7 लौंग लेकर उसको आपने उबाल देना है और रॉक सॉल्ट डालना और है। किसी भी पतीले में उबालें, पतीले में उबाल, और रॉक सॉल्ट भी पतीले में। लेकिन ये है कि अगर आप जो है वो केटल होती है तो केटल में रॉक सॉल्ट नहीं डालें। केटल में तो रॉक सॉल्ट नहीं डाल सकते क्योंकि जहाँ सॉल्ट डलेगा वो फिर वो गलना शुरू हो जाएगा। बस्ट हो जाएगा। अच्छा, बस्ट हो जाएगा। जो मशीन होता है। ओके। एक जो मशीन, दूसरे जो तरीके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुकर में गर्म पानी करके उसमें से ले लो पाइप से, या जो इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट वे तो यही है ना कि अगर अब मसला ये होता है नाजिया कि अब कितने हम जब ट्रेनिंग्स पे होते थे तो बर्न वार्ड में हमारी ड्यूटी होती थी। इस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग बर्न बहुत हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत बर्न हो जाते हैं। अच्छा। तो पतीले को थोड़ा सा जो है वो Avoid साइड करें। पे रखते हैं। हाँ। तो बेस्ट ये है कि एक जगह मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ी मजेदार वीडियो थी। उसमें उस बंदे ने कुकर जो होता है उसके अंदर ये चीजें डाली थी और पाइप लगा दिया था। अच्छा। और उससे वो स्टीम लेता था। कुकर से तो मुझे वैसे ही डर लगता है। कुकर तो सील्ड हो जाता है। बच्चों के लिए तो बड़ा इफेक्टिव है ना कि आपने दूर रख दिया पाइप और उसमें से स्टीम ले लिया। अच्छा, मुझे बहुत इफेक्टिव ये लग रहा था कि वो जो जब आप बेसन होता है ना उसमें छोटा सा प्याला रखें और जो गर्म करके पानी उसमें आप छोटे प्याले में डालकर और फिर आप स्टीम ले तो वो ये हम अडल्ट तो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इवन दो कि माएँ जब दे रही होती है तो बच्चे बहुत हिलते हैं। तो कई दफा तो मैंने देखा है कि माएँ भी जल जाती हैं, स्पेशली माओं के पाँव में जो है वो बर्न हो जाता है। फिर कई दफा बच्चे जो हैं वो पाँव मार देते हैं, हाथ पे गिर जाता है या पाँव पे गिर जाता है। तो एक बहुत बड़ा इसमें एक राष्ट्र के जो है एक प्रॉब्लम है ये। तो मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ तो इसमें बर्न के चांसेस है, क्योंकि मैंने उस तरह के बर्न्स देखे हैं। तो बेहतर ये है कि आप मशीन से ले लें और उसमें लौंग डाल लें, उसमें नमक डालने लौंग का मैंने बहुत सुना है। लौंग आप डाल सकते हैं, लौंग इज वेरी गुड। और 7 लौंग डालें, एक सुन्नत भी है और मैंने पुराने वक्तों में ये सुना भी है लोगों से और देखा भी है, और मैंने खुद भी जब प्रैक्टिस की इसमें, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा हम अभी ब्रेक लेते हैं। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है और ब्रेक के बाद मजीद आपको बताएंगे जो एलर्जीज और नाक बंद। जरा आप भी अपना चेक करें नाक बंद तो नहीं है कहीं, तो अगर बंद है तो फौरन से आप हमारा शो देखें और रेमेडीज आप घर पेश करना शुरू कर दें। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, स्पेशली एलर्जीज और बहुत सारी ये बीमारियां होती हैं जो आपका नाक बंद हो जाना, ब्रोंकल्स के हवाले से। और साथ में आपको ये भी बताएं कि ज़्यादातर जो है ये सर्दियों में डॉक्टर साहब ज़्यादातर आते हैं ना, तो इसीलिए हम जो पूरे पाकिस्तान में भी लोग देख रहे हैं वो भी सुन लें, कहीं पे पोलन भी आ जाता है। हम खाली यही नहीं कहते। इस्लामाबाद है या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वहाँ पे अगर डस्ट नहीं है तो पोलन से कई दफा अफेक्ट हो जाता है। उसकी स्मेल आती है। उसमें जो है पोलन जब उड़ रहे होते हैं तब वो आपके नाक के अंदर जो राइनाइटिस करा के वो आपको साइनस करा देते हैं। अच्छा, फिर उसके लिए भी यही है कि बेस्ट है कि आप बाहर निकले तो मास्क पहन कर। मास्क पहना है, उसमें वैसलीन इतना प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन उसमें मास्क बहुत अच्छा, मास्क जो है वो बेहतर रहेगा। तो आई थिंक जिनको प्रॉब्लम है, ये उन्हीं को प्रॉब्लम होता है जिनको एलर्जीज होती है या किसी को भी हो सकता है? नहीं, किसी को भी हो सकता है। अच्छा। दिस इज कॉल्ड एन एनवायरमेंटल एलर्जी। उस एनवायरमेंट से किसी को भी किसी भी चीज से हो सकता है। अच्छा। अब आपको इसकी एक लिस्ट बता देता हूँ एनवायरमेंट की। उसमें सिगरेट है, एनवायरमेंट में पोलन है, डस्ट है, पोल्यूशन है, आपके जो मॉस्किटो कॉइल्स हैं, और फिर आपके परफ्यूम्स हैं, केमिकल्स हैं, फिर आपके डस्ट माइट्स हैं। डस्ट माइट्स अब कहाँ मिलते हैं? वो बेड्स में मिलते हैं। अब कई दफ़ा आपको किसी पेशेंट को एलर्जीज हैं, अब डस्ट माइट्स जो हैं वो 10 ग्राम डस्ट भी आपके अंदर लेके कहीं भी उड़ रहा हो, अब डस्ट माइट्स आपको नजर नहीं आते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब वो आपको जब डस्ट फैला रहे होते हैं ना, तब आपको जो है वो फीलिंग जो है स्नीजिंग की तरह फीलिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है आपका साइनस डेवलप होता है। तो मतलब आप कहीं से भी नहीं बच सकते, इसका मतलब? डस्ट माइट्स को बचाने के लिए है कि डेली बेसिस पे आपको क्लीनिंग, सफाई तो जरूरी है। सफाई निफ्स ईमान इसलिए तो कहते हैं। कई दफा लोग अपने घर में
बहुत रेगुलरली बेड्स को जो है वो झाड़ते नहीं है, तो बेड्स को झाड़ के, एक सुन्नत भी है कि रोज रात को आप बेड को झाड़ के सोएं। तो बेहतर ये कि आप बेड को झाड़ के सोया करें, तकियों को झाड़ के सोएं, तो ऑटोमेटिकली आपको डस्ट माइट्स नहीं अवॉइड करते हैं। तो एक तो ये एनवायरमेंटल एलर्जीज में, फिर आपके क्लॉथ में आ जाता है। क्लॉथ में आपके वूल है, हाँ। फर है, आप इस सीजन में आप फर भी पहन रहे हैं, वूल भी पहन रहे हैं, आपको जब किसी किस्म की जो जर्सीज हो रही पहन रहे होते हैं वो आपको सूट नहीं करती है, उसमें से एक स्मेल निकलती है, या फिर फर या वूल में एक जो इसमें जो फर और वूल निकल रहा होता है, हाँ, 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 जो उड़ रहा होता है, वो आपके नाक में जाके राइनाइटिस करा देता है। ठीक है, उसका भी नहीं पता होता। तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल, फिर हो गया हमारा क्लॉथ हो गया, फिर तीसरी चीज आती है फूड्स। अब इस सीजन में जैसे अगर किसी को फ्लू हो रहा है, हम कहते हैं कि जो हाई प्रोटीन जो एलर्जीज कराते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जैसे काउ मिल्क है, काउ मिल्क है, भैंस का दूध, गाय का दूध, सेम वो अवॉइड करें थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। उसकी जगह पे फिर आप जो अंडा है, हाँ। वो आपको जब आपको एलर्जीज हो रही हो, हाँ, तो आपको अंडा नहीं खाना होता, फिर अच्छा। आपको फिश देखनी होती है, फिश नहीं खानी होती जब एलर्जीज हो रही हो। अगर आपको एलर्जी है, हाँ। तो यू हैव टू फाइंड इट आउट कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। क्योंकि पहले तो दारोमदार एनवायरमेंटल और क्लॉथ से पहले फूड है। ठीक है। अब आपको बॉडी के अंदर एलर्जीज हैं, तो आपको फूड से बचना है। पहले तो फूड से बचते हैं कि आपका कोई भी टाइटर आईजी लेवल जो है उसको बढ़ा ना दे। जैसे आपने कहा आप मोनिलुकास्ट लेती हैं, मोनिलुकास्ट कब लेनी होती है? जैसे आपने कहा कि मोनिलुकास्ट जब देनी है जब आईजी लेवल आपका कहीं बढ़ा हुआ है, वरना वो एडवर्स इफेक्ट करेगा। हर पेशेंट्स को आप नहीं दे सकते मोनिलुकास्ट। ठीक है, लाइक मुझे कोई दे दो, मुझे वही मैं कहती हूँ कि मुझे वो नेगेटिव। पहले तो ये देखना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हाँ। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व दूसरी चीजों से हो रहा है तो आपको एंटी एलर्जीज में मोनिलुकास्ट में नहीं जाना। ओके। लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये ले लें। हाँ, that's what I'm saying, इसलिए मैंने सवाल ये किया क्योंकि आपको एलर्जीज हाँ। कौन सी है वो आपको देखनी है। तो इसी तरह फिर फूड से बचना है, एनवायरनमेंट से बचना है, क्लॉथ से बचना है, फिर आपको देखना है किस चीज से मुझे हो रही है। लाइक आई हैव काइंड ऑफ एलर्जी जिससे मैं कहती हूँ कि मुझे जो है ना, जिस तरह आपके अंदर म्यूकस जो है ना वो निकल आए, जमे नहीं, तो जब जम जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब उसे सर में भी दर्द हो रहा है, फिर सांस भी नहीं आ रहा, फिर वो और मजीद जो है वो स्टार्ट यहीं से होता है। ये है यही राइनाइटिस से होता है साइनस, साइनस से होता है साइनसाइटिस, साइनसाइटिस से नजला गिरना शुरू होता है, तब होता है यहाँ पे फेरेंजाइटिस। हाँ। तो जब फिर गला खराब होता है आपका, ओके, फिर वो ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोलाइटिस पे चला जाता है। ठीक है, वो कितने अरसे बाद और ब्रोंकल्स का भी बता दें कि होता क्या है बेसिकली। 4-5 डेज में आपके ब्रोंकल्स जो है स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, फिर आपको जो है सांस में लेने में तकलीफ हो जाती है, फिर कफ शुरू हो जाती है, फिर बलगम वाली कफ होती है, जब म्यूकस वाली कफ होना शुरू होती है, वो म्यूकस जो है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि ट्रैकिया में जाके वो लंग्स में अफेक्ट करता है, फिर वो वायरल नमोनिया या फिर वायरल के बाद वो बैक्टीरियल नमोनिया में ट्रांसफर होने के चांसेस होता है। ओके, तो बेहतर ये है कि जब एलर्जीज ही हो रही हो उसी वक्त आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें, या इससे पहले ही जो है वैसलीन लगा लें, स्टीम ले लें, या जो मैंने आपको बताया कावा लेना शुरू कर दें। इससे बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। हाँ। प्लस साथ में जब घर में नजला और खांसी हो रही है या चीजें घर में आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग हुआ है, तो मास्क पहनना जरूरी है, लोगों को आप कांटेक्ट में अच्छा, ये भी कहते हैं कि खिड़कियां दरवाजे थोड़े खोलने चाहिए। हमने देखा है कि लोग ना खिड़की दरवाजे नहीं खोलते, क्या इट्स नेसेसरी सर्दियों में थोड़ा सा खिड़की दरवाजे खोल देना या नहीं? या क्योंकि खिड़की दरवाजे से अगर आप जैसे अगर रात को आपने फर्ज करें कि रात को आप सो रही हैं और हाँ। खिड़की नहीं सोने वक्त नहीं, मतलब डे के टाइम पर। हाँ, क्योंकि हवा खुश्क है। अच्छा, जब हवा खुश्क होती है तो डस्ट को साथ लाती है, प्लस साथ में फिर आपको खांसी ज्यादा शुरू हो जाती है, तो अवॉइड ही करें उसको, अवॉइड करना चाहिए। तो फिर घर के अंदर का एनवायरनमेंट कैसे सही करें? ह्यूमिडिफायर से, ह्यूमिडिफायर लगा दें। ह्यूमिडिफायर इज वेरी गुड। अगर थोड़ा सा आपने आउटलेट बना लिया कि जिसमें आपकी जो जैसे एग्जॉस्ट फैन, अगर आपका रूम बहुत बंद है तो आपने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया कि सिर्फ हवा निकल जाए, हवा आने की जगह ना हो, हवा जाने की जगह। और ह्यूमिडिफायर लगा दिया तो ह्यूमिड क्या करेगा, ह्यूमिडिफायर आपके जो रूम का जो एटमॉस्फेयर है उसको ह्यूमिड कर देगा। जब ह्यूमिड कर देगा, और ह्यूमिडिटी भी बता दूं आपको ह्यूमिडिटी में कितने लेवल्स पे, अगर ह्यूमिड लेवल आपको हाइग्रोमीटर पे 40 से नीचे नजर आता है तब आपको जो है ह्यूमिडिफायर ऑन करना है। ठीक है। अगर वो 55 से ऊपर है तो आपको ऑन नहीं करना है। ओके, ठीक है। अब जैसे इस सीजन में अगर आप देखें तो हमें पहले चेक करना होगा, पहले चेक करना हाइग्रोमीटर से, या फिर आपके फोन में होता है, लेकिन फोन पे बाहर का एटमॉस्फेयर दे रहा होता है, अंदर का नहीं दे रहा होता। तो हाइग्रोमीटर अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा है कि सफोकेशन ज्यादा है, तो हाइग्रोमीटर इज बेटर कि आप लगा लें और आपको पता हो कि हाइग्रोमीटर क्या है, और उससे आपको लेवल देख लें कि अगर 40 से नीचे जा रहा है तो आपने जैसे ही आपने ऑन करना है और आपको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग इशू ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो और आप सफोकेट भी नहीं होंगे। ओके, दैट इज वेरी गुड। इसका मतलब कि जो लोग ह्यूमिडिफायर रख लें तो
तो उनके लिए ये फिर एक नहीं, लोग रखते हैं, लोगों को पता भी है, लोगों को जिनको मालूमात हैं, जिनके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिनको मशवरा, वो रखते भी हैं। उनको पता होता है कि यार ह्यूमिडिटी को हम सही करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें वैसी वो ये भी करते हैं लोग, वो गर्म पानी भी बाज लोग जो है वो एक तरफ उसके लिए रख देते कि जब तक वो स्टीम का पानी जो है वो आता पुराने है। वक्तों में करते थे, मैंने कहा ये आजकल हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वही वाली बात है। ये जितनी भी गर्म चीजें होती है ना, इस्त्री है, सिजर्स है, छुरियां हैं, पतीले में गर्म पानी है, ये थोड़ा सा हम लोगों को कहते हैं कि अवॉइड करें बच्चों के इर्द गिर्द, क्योंकि बच्चे जो है इसमें ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और आपने बताया कि केसेस भी बहुत ज्यादा बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग करता था तो बर्न्स वार्ड में मैं रोजाना इस सीजन में सबसे ज्यादा केसेस ही यही देता, और अभी आप बर्न्स वार्ड में कभी जाके देखेंगे भी ना तो आपको केसेस ही यही मिलेंगे कि हाई बर्न जो है वही जो है पतीलों से हुए या गर्म पानी से, और इसी सीजन में सबसे ज्यादा। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ब्रोंकल्स तक ये चला जाता है या लंग्स में चला जाए तो फिर तो नेचुरली मेडिसिन की जरूरत होती है, या फिर उससे वो भी इन चीजों से ही सही हो सकता है? नहीं, वो इन चीजों से नहीं है, वो आपके मॉडरेट टू सीवियर में चला गया। देखिए मैं सारी चीजें अभी बता रहा था, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर या सीवियर पे चला गया और सीवियर नमूनिया हो गया, तब तो आपके चीजें जो है फिर कुछ डिफरेंट होती है। यू हैव टू गो फॉर द डॉक्टर, फिर एक्सरे कराना है, फिर आपको लैब टेस्ट कराना है कि आपका ये वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल है तो यू हैव टू टेक द वायरल मेडिसिन और एंटी एलर्जीज और लेनी है साथ में। उसके बाद अगर बैक्टीरियल है तो आपको एंटीबायोटिक भी लेनी है, और साथ में जो है आपको चीजें जो दूसरी है, जो होम रेमेडीज है, वो भी साथ में करनी है, तो यू विल बी बेटर विद इन 5 डेज। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड वायरल? वायरल किस तरह हो सकता है, बैक्टीरियल कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। वायरल में एक बड़ी खास चीज ये होती है कि वायरल में फीवर जो है वो बहुत लो ग्रेड पे आता है, ज्यादा 100-101 से ऊपर नहीं जाता, और आप उसमें बहुत टायरिंग फील नहीं करते हैं। उसमें आप जो आपकी जो डिस्टॉर्शन ऑफ लंग भी जो है बहुत कम होता है। वायरल में बैक्टीरियल में जो है डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें सांस बहुत तेज चल रहा होता है, उसके साथ जो है आपको हाई ग्रेड फीवर होता है और आप थकते ज्यादा हैं, विल नॉट फील कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि फीवर जब उतरेगा भी ना तो आपको टायर्डनेस रहेगी। वायरल में जब फीवर उतरेगा तो यू फील रिलैक्स, आपको होगा यार ये वायरल बस इट्स ओके, ये सही है। हाँ, ये एक और वायरल विद इन 3-4 डेज जो माइल्ड वायरल होता है वो वैसे ठीक हो जाता है, और वैसे वायरल की जो साइकिल है खुद जो है वो 14 डेज की साइकिल है, वो खुद ब खुद ही 14 डेज में ठीक हो जाता है। 40 डेज बाद 14 डेज अगर वो लंग के पैरामीटर पे नहीं गया तो ओके, अगर वो लंग के पैरामीटर पे चला गया तो लंबा भी जा सकता है, क्योंकि वायरल नमूनिया बैक्टीरियल नमूनिया से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास उसकी मेडिसिन नहीं है। ओके, ठीक है। बैक्टीरियल नमूनिया की शुरू में तो चीजें बड़ी खराब होती हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज होती है कि आपने बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट कर ली, आपने एंटीबायोटिक्स दी और उसको ट्रीट कर लिया, और वो ट्रीट हो जाते हैं विद इन 5 डेज। ठीक है, सही है। वायरल वैसे ही ट्रीट होता है, वैसे 14 डेज, माइल्ड वाला 3-4 डेज में ठीक हो जाता है, लेकिन नमूनिया हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट का बड़ा एक तो ये इसका कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं? वायरल का ऐसे कोई टेस्ट नहीं है। अब जैसे कोविड है वो भी वायरल है, H1N1 वायरल है, स्वाइन फ्लू वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरल है, बर्ड फ्लू वायरल है, ये वायरल जो है ये सारे वायरल नमूनिया। इसलिए वो कहा कि उसका अभी तक जो है वो ट्रीटमेंट जो लंग्स पे चल रहा है ट्रीटमेंट नहीं आई है, और ना ट्रीटमेंट है। तो जैसे H1N1 है, जैसे बहुत ज्यादा आया, एबोला है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है कि जैसे रिसर्चोलॉजिस्ट ने बहुत चीजें करके, रेमडेसिविर एक बहुत अच्छी ड्रग है और एक रेमडेसिविर है, 2 ड्रग्स ऐसी हैं जो दुनिया में निकाली गई हैं, जो हमने भी यूज करना शुरू की, और इससे बहुत ड्रास्टिक फर्क आता है। लेकिन वही वाली बात है कि कितनी जल्दी आपने स्टार्ट किया, कितनी जल्दी आपने बेसिकली वायरल में आपको बहुत फौरन ट्रीटमेंट शुरू करनी है। यू हैव टू डायग्नोस एंड यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है। आपने थोड़ा सा भी लेट किया और इसने लंग को अगर डैमेज कर दिया और लंग में अगर फाइब्रोसिस हो गई, फिर आपको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, व्हाट अबाउट बैक्टीरियल? इनका कोई टेस्ट वगैरह है? आपने कहा वायरल का तो कोई टेस्ट नहीं है, या वायरल का कोई टेस्ट नहीं है। बैक्टीरियल का कोई टेस्ट है? बैक्टीरियल का बिल्कुल टेस्ट है। आपने अगर बैक्टीरिया आप हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, नमूनिया हो गया, तो पहले तो आपने एक्सरे चेस्ट कराना है। एक्सरे चेस्ट करा के देखना है कि इसमें कोई पैचेस तो नहीं आ रहे। अब वायरल के पैचेस डिफरेंट होते हैं, बैक्टीरिया के पैचेस डिफरेंट होते हैं, वो आपको डायग्नोसिस बन जाती है। सेकेंडली आपको एक कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराने होते हैं, जिसको हम सीबीसी कहते हैं नॉर्मली, और एक सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है जिसको हम कहते हैं सीआरपी। उस कराने से जो है वो काफी चीजें पता चल जाती हैं कि आपको बैक्टीरियल है या वायरल है। उसके मार्कर्स आपको फौरन बता देते हैं कि आप किस
तरह ट्रीट करना है आपको। ओके, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये अच्छा, जो गले का जिस तरह अगर पेन है या जो लंग का पेन है, इज इट सेम या कुछ डिफरेंस होता है? लाइक अगर उसे आगे तक पहुंच गया है उसका नमूनिया या उसका जो लंग अफेक्ट कर चुका है इस वक्त, उसका पेन और जिस तरह गले का पेन, दोनों का क्या अलग अलग होता है या इज द सेम थिंग? नहीं, अगर चेस्ट में पेन होता है तो यू विल फील वेरी अनईजी फील करेंगे बिल्कुल, और सांस चलना शुरू होगा। इवन तो के अडल्ट हो या बच्चे हो, आपकी पसलियां चलना शुरू हो जाती हैं और आपको सब कोस्टल रिसेशंस होते हैं, मतलब यहाँ गड़ा पड़ना शुरू होता है। सेकेंडली, आप एसेसरी मसल्स यूज करना शुरू करते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो यूज करना जब शुरू होते हैं, इसका मतलब आपके वायरल यानी सीवियर नमूनिया की तरफ आप जा रहे हैं। ओके, ठीक है। सेकेंडली, आपके जो गले में अगर दर्द है, और वो आपके अब वो गले में दो किस्म के दर्द हैं। एक बलगम वाला दर्द होता है, आपको होता है कि यार बलगम गिर रहा है, और एक ड्राई कफ हो रही होती है जिसकी वजह से खराश हो रही होती है। ओके, ये दोनों वो तो आपकी गरारे से ठीक हो सकती है अगर आपने सॉल्ट पानी का गरारे ले लिया है, या कोई भी ऐसे गरारे की जो मेडिसिन आती हैं, जो गरारे की जो माउथ वॉश आते हैं बहुत सारे, तो वो आपने यूज कर लिया, उससे आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपने टैबलेट्स ले ली, सेप्सिस आते हैं या विक्स की टैबलेट्स आती हैं, वो आपने यूज कर ली, जिससे आपके गार्गल्स कर लिए, इससे तो आप फौरन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी बहुत चीजें इससे ठीक हो जाएंगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि कावा यूज कर लें। ठीक है, चलिए मैं अभी ब्रेक की जानिब जाना है, जरा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम, और आज हम बात करें एलर्जीज पर, और यहाँ तक एलर्जीज जब बढ़ जाती हैं तो कहाँ तक वो जा सकती है, कितना नुकसान दे सकती हैं, वायरल क्या होता है, बैक्टीरियल क्या होता है। वायरल नमूनिया, क्योंकि आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखा है कि वायरल नमूनिया या बैक्टीरियल नमूनिया का एक जो है लोगों से सुनने को मिल रहा है कि इसको भी हुआ हुआ है, उसको भी हुआ हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली। अच्छा, एक तो ये भी है कि जो कोविड है उसके बाद भी कहते हैं कि ये नमूनिया बन जाता है, तो ये ज्यादातर, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये उनको कोविड हुआ है या उनको नमूनिया हुआ है। ये भी एक डिफरेंस सवाल किया आपने। कोविड और वायरल, दूसरे वायरल के नमूनियाज में बहुत फर्क ये है कि कोविड जो है बड़ा जबरदस्त एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो हैप्पी हाइपोक्सिया करा देता है। ये क्या? हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं कि सडनली वो फेंट करता है। दूसरे कभी भी ऐसे इन्फेक्शंस कभी भी फेंट नहीं करते, आपको प्रॉब्लम करते हैं। हाँ। ये आपको प्रॉब्लम नहीं करता शुरू में। हाँ। शुरू में आपको चल रखता है। हाँ। आपको कोविड लगा, 3-4 दिन यू आर बिल्कुल फाइन, उसके बाद 4 दिन बाद सडनली जो है आपकी सैचुरेशन ड्रॉप कर देता है। हाँ। दूसरे वाले जो वायरल नमूनियाज होते हैं, उसमें सडनली आपकी ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है। मतलब कोविड में फौरन होती है, दूसरे में फौरन नहीं होती। फौरन तो होती है, लेकिन वो बताता नहीं है। अच्छा। कोविड नमूनिया अचानक फेंट करता है, जैसे आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी या आपने सुना होगा, सडनली पेशेंट बैठ जाता है। हाँ। सुबह बैठ गया फजर में, सडनली, यानी उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू। अच्छा, नमूनिया में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है क्या हर हालत में या नहीं होता? हर हालत में नहीं होता। देखें, इसमें भी यही है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है। अब स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तो उसको पता कैसे चलता है कि ये जो है बहुत सीवियर है या नहीं है? लाइक अब देखें, माइल्ड है, माइल्ड में तो सिम्टम ही नहीं आते किसी के, तो ये तो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, हल्का सा फीवर हुआ या बॉडी कोई ठीक हो गया। माइल्ड टू मॉडरेट में फीवर हुआ, हाई ग्रेड हुआ, हल्की सी खांसी हुई या खांसी बढ़ गई और वो ठीक नहीं हुई, उसके लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं। ठीक है। वो हो गया माइल्ड टू मॉडरेट। फिर मॉडरेट एक हो गया, मॉडरेट में ये होगा कि हाई ग्रेड फीवर हुआ और चेस्ट में जो है इनकम्फर्टेबली जो है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, लेकिन सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हो रही। ओके, ठीक है। उसमें भी आपको मेडिसिन लेनी है, फिर आप ठीक हो जाएंगे। उसमें टाइम लगता है और ठीक हो जाएंगे। उसमें कुछ टेस्ट हैं और टेस्ट करा के आप देख लेते हैं। थर्ड आ जाए सीवियर पे। जब मॉडरेट टू सीवियर और सीवियर पे आप चले गए, उसमें आपका ये होता है कि अब मॉडरेट टू सीवियर है उसमें ये होता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, डिपेंड करता है कितनी ऑक्सीजन। अब आपको पैनिक नहीं होना होता। अगर आपके साथ कोई डॉक्टर शामिल हो जाए, चेस्ट फिजिशियन, साथ में जो है आपके साथ कुछ अच्छे स्टाफ शामिल हो जाए, 24 घंटे आपके घर पे रहें, और आपने ऑक्सीजन 18 लीटर 20 लीटर तक भी आप घर पे ले जाएं, तो कोई मसला नहीं है। ऑक्सीजन अरेंज होनी चाहिए। spo2 का मशीन जो होता है
ऑक्सीजन फ्लो मीटर कहते हैं उसको, हम कहते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर कहते हैं, वो होना चाहिए। साथ में जो है स्टाफ घर पे हो, चेस्ट फिजिशियन आपके साथ हो, और जितनी जल्दी आपने स्टेरॉइड्स आईवी, मैं आपको मॉडरेट टू सीवियर की बात कर रहा हूँ, ये वो एक्स्ट्रा जो हो जाता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा जो हो जाता है, हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आपने रेमडेसिविर जरूर इस्तेमाल करना है एट द प्रॉम्प्ट पोजीशन, यानी मतलब जल्दी, जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे इतना जल्दी आपकी ऑक्सीजन की जो लेवल है वो आपकी कम हो जाएगी। विद इन 5 डेज 6 डेज आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आपको मॉडरेट टू सीवियर पे भी ना जाए, पहले तो आप मॉडरेट पे चल रहे हैं या इससे पहले ले, लेकिन डिपेंड का आपने इन्फेक्शन किससे लिया है, किस तरह का इन्फेक्शन लिया और कितनी जल्दी आपने प्रॉम्प्ट अच्छा ये कबूल कर लिया। ये भी एक चीज है कि कोविड के भी डिफरेंट किसी से आपने लिया है तो उसको वही वाले सिम्टम्स होंगे तो आपको भी वही वाले होंगे। अच्छा, किससे लिया है, ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है ना, ये वाली आपने किससे लिया है, कौन सी स्ट्रेन लिया है, क्या म्यूटेशन आपकी बॉडी में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट। अच्छा, एक और सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइक मेरी एक फ्रेंड को हुआ था जिनको सिम्टम्स कोई भी नहीं हुए, ठीक है, ऐसे इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं या नहीं? बिल्कुल बनती हैं। बनती अगर है। आपको नहीं हुआ और आपको पता है कि आपको सिम्टम्स नहीं हुए लेकिन कोविड हो गया, का टेस्ट कराया है, पीसीआर कराया है, आजकल तो एंटीजन आ जाता है 50 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है एंटीजन का, वो भी नेजल स्वैब के थ्रू ही होता है। अगर आपने वो करा लिया और आपको है कि आपको अगर एंटीजन आपका पॉजिटिव आया या पीसीआर में पॉजिटिव आया तो 14-15 डेज या 22 डेज बाद आप जाएं तो मोस्टली आपके एंटीबॉडीज बन जाता है। लेकिन किसी की एंटीबॉडीज बहुत देर से बनती है, कभी 30 डेज 40 डेज में जाकर बनती है। अब उनके साथ ये हुआ कि उनके एंटीबॉडीज पता नहीं बने नहीं बने, पर उनको कोविड था, फिर उनकी अम्मी की सिवियर हालत हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी अम्मी के साथ शिफ्ट हो गए। जब वो अम्मी के साथ शिफ्ट हुए उसके बाद फिर उनकी हालत जो है वो थोड़ी सी सिवियर होने लगी आफ्टर मतलब 10-20 डेज। ये उनके साथ क्या सिलसिला हुआ कि उसके बाद फिर जो उनको लंग इफेक्ट उनका जो है वो बहुत ज्यादा कर दिया, या लंग इफेक्ट हो रहा था उनको कुछ अम्मी का नहीं, उनकी फ्रेंड का मतलब पहले उसे 15 डेज कुछ नहीं हुआ, आफ्टर 50 डेज अब वो अम्मी के साथ शिफ्ट हुई, या वैसे ही उनका खुद ही जो है वो बाद में इफेक्ट किया, ये समझ नहीं आया। इसके लिए ये होता है, इसको कहते हैं कि अगर पहले कोविड का टेस्ट कराया, हाँ, कोविड पॉजिटिव आ गया, लेकिन नो सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम थे, कोविड नो सिम्टम्स इवन, कई दफा वो कहते हैं कि वो फॉल्स पॉजिटिव आया था। अच्छा, वो नहीं था कोविड के लिए कुछ ना कुछ सब सिम्टम्स होते हैं आपको। एक तो जब भी अगर फीवर नहीं भी हुआ तो आपके बॉडी एक तो जरूर रहता है, ओके, काफी अच्छे रहता है। हाँ। और अगर आप किसी कांटेक्ट पे अगर जैसे आप इनकी अम्मी के साथ होती, जैसे मैं अपनी अम्मी के साथ था, जब मेरी अम्मी हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थी, तो मुझे भी उन्हीं से लगा, और उनके बाद मुझे जो है फीलिंग ऑफ टायर्डनेस बहुत ज्यादा थी, और फिर मेरे भी जो है गले में बहुत पेन था और मुझे हाई ग्रेड फीवर हो रहा था। देन आई स्टार्टेड द आईवी स्टेरॉइड्स और आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट, तो मेरा सीआरपी भी हाई हो गया था। ठीक है, तो देन यू हैव टू लुक फॉर कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, तो आपको जरूर इन चीजों को ट्रीट करना है, उसको उसी वक्त कॉन्शियसली काम करना है। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने उसको देखना जरूरी है कि रिपीटेडली फिर एक्सरेज पे जाना होता है। अगर एक्सरेज पे नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मुझे कोविड है, तो आपको HRCT पे जाना है, सीटी स्कैन जरूर कराना है चेस्ट का, क्योंकि कई दफा तो आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको एक्सरे पे मिलती ही नहीं है, आपको मिलती ही सीटी स्कैन पे। ऑलराइट, तो आपको फौरन इन चीजों पे जाना है। फिर आपको इंटरल्यूकिन 6 है, एक नया टेस्ट आया जिससे आपको साइटोकाइन का पता चल जाता है। जब हाई पीक जब होता है कोविड, तो आपको इंटरल्यूकिन 6 जब कराते हैं और जब आपको डिसीजन लेना होता है रेमडेसिविर का, तो आपको प्रॉम्प्ट वो टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही आपको प्रॉम्प्ट देखें कि अगर इंटरल्यूकिन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको उसी वक्त ट्रीटमेंट शुरू करनी है, चाहे वो आप उनकी बेटी होती हैं या चाहे वो उनकी वालदा होती हैं, तो प्रॉम्प्ट है चीजें। अच्छा, ये सब चीजें उनका माशाल्लाह से उनका सब यही वाली सारी चीजें जो है उन्होंने करवाई। डॉक्टर उनके बहुत अच्छे थे जिन्होंने फौरन से काम कराया, और उसके बाद माशाल्लाह से देखा है कि अगर जो पेशेंट्स पैनिक हो जाते हैं, और जो मैंने हॉस्पिटल की कंडीशन देखी है, और मेरी अम्मी के ज़माने में मैंने हॉस्पिटल की कंडीशन जो देख रहा था, तो हमने तो घर पे ट्रीट किया, और मैंने अपनी बड़ी बहन को भी घर पे ट्रीट किया, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनकी भी कंडीशन ऐसी हाई फ्लो ऑक्सीजन वाली थी, उनको भी घर पे ट्रीट किया, अम्मी को भी घर पे ट्रीट किया। वी मेड ICU इन द हाउस। ज़्यादा बेटर है, मैंने आपको कहा कि आपके घर पे अगर प्रॉपर स्टाफ आ जाए, चेस्ट फिजिशियन घर पे आ जाए और आपके ट्रीटमेंट घर पे हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है निस्बतन कि आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं पैनिक होकर, क्योंकि वहाँ पे
मजीद और इन्फेक्शन लग जाते हैं, जिसकी वजह से और मजीद दूसरे इन्फेक्शन लग जाते हैं, जिससे आपके और लंग कमजोर हो जाते हैं। आइसोलेशन में वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, उनके साथ जो है ना बड़ा वो हुआ कि वो बिल्कुल अकेले थे और वो हर एक को याद करते रहते थे। दूसरा उनको बहुत तकलीफ, डिस्टॉर्शन सबसे बहुत ज्यादा, उसकी वजह से आप लोगों से मिल नहीं सकते तो और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, इंसान ज्यादा बीमार होता है अकेले हो, तो इसलिए हम कहते हैं छोड़े नहीं। बल्कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ वो थी और उन्होंने बिल्कुल उनकी टेक केयर की। शी सेड आई एम नॉट इवन वरिड कि मुझे हो जाए, बट आई डोंट वांट माय हस्बैंड कि वो अकेले हों। और देखिए कैसे अल्लाह का भी ये शुक्र होता है कि देखिए उनको नहीं हुआ, साथ उठना बैठना, लेकिन उनको नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड उस वक्त नहीं हुआ, बाद में होगा। होना जब भी एक चीज तो मैंने देखी है कि ये सबको ही होना है। वैक्सीन आएंगी, जब वैक्सीन लगेंगी, इसके बाद भी क्या होगा वी डोंट नो, अभी तक सब ट्रायल है। उसके एक साल में क्या इफेक्ट होने हैं, कितना कोरोना वैक्सीन का क्या इफेक्ट होगा, ये भी वैक्सीन का अभी किसी को भी इफेक्ट नहीं पता। सिर्फ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये 95-92% डिफरेंट वैक्सीन है। हमारे मुल्क में तो फाइजर या मोडर्ना जो आएगी, आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही हमारे कोल्ड चेन मेंटेन करने का है, और वो -70 डिग्री पे उसको सेव करना होता है। तो जो हमारी जो साइनोवैक है, जो चाइना की वैक्सीन है, वही गवर्नमेंट जो है रिकमेंड करेगी, और वही अभी भी ट्रायल बेसिस पे बहुत सारी जगहों पे लग रही है, और उसके 2 शॉट्स होते हैं, और वो ट्रायल बेसिस पे लगना शुरू भी हो गई है। अब वो ट्रायल के बाद क्या करेगी, स्टिल वी डोंट नो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। इट वाज रियली प्लेजर कि आप आए और बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा हमारा नेक्स्ट टाइम उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग